हेलो गाइस, आप सभी का रेस एकेडमी अयोध्या चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम आज पुनः दूसरे दिन यूपी पेट स्पेशल की क्लास लेने के लिए उपस्थित हुए हैं और हम आपको जियोग्राफी का पोर्शन जो 5 नंबर का पोर्शन है, कोर्स है, उसको मैं कंप्लीट कराने का अपने ऊपर श्रेय लिया हूं। मैं पूरा का पूरा पेपर से पहले इसको कंप्लीट करा दूंगा। तो मैंने सबसे पहले उस सिलेबस के अकॉर्डिंग को देखते हुए मैंने सबसे पहले उस टॉपिक का पहला जो टॉपिक है उसमें दिया था भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में हमने सिंध नदी के बारे में पढ़ लिया था। गंगा नदी के बारे में मुझे पढ़ना है। तो गंगा नदी के बारे में पढ़ने से पहले हम कहना चाहते हैं आप लोग एकदम मेहनत से जुट जाइए और कुछ नहीं, केवल आप पढ़ाई करिए। पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आपको सफल कोई बनाएगा तो ये शिक्षा ही बनाएगी। इसी के साथ मैं आपको शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना ये मेरे लाडलो, क्योंकि इंसान को ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। इसी के साथ में टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं। आइए देखते हैं भारत के अपवाह तंत्र में गंगा नदी रिवर के बारे में। किसके बारे में? गंगा नदी रिवर के बारे में देखते हैं। गंगा नदी में थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। गंगा नदी का जो पुराना नाम है ये पुराणों में मिलता है। पुराणों में मिलता है कि स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहा गया है। और जो है पातालों में इसे भागीरथी के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की तरफ गंगा के बारे में। तो गंगा का उद्गम कहां से होता है, गंगा कितनी धाराओं से मिलकर बनती है, इन सभी की चर्चाएं आज हम बेहतरीन से करने वाले हैं, जो आपके यूपी पेट में 1 नंबर दिला के जाएगा, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। तो आइए देखिएगा गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन 2 नदियों की मुख्य धाराओं से मिलकर गंगा का निर्माण होता है। इसको मैं यहां ना दिखाने की अपेक्षा मैंने यहां इस साइड को दिखा दिया है, यहां पे दिखा दिया है, ध्यानपूर्वक देना। एक को बोलते हैं भागीरथी, उत्तराखंड में है भागीरथी। एक को बोलते हैं अलकनंदा, अलकनंदा। इसी चीज को मैं वहां दिखाना चाह रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जाता है, यहाँ पे मैं दिखाना चाह रहा हूं 2 मुख्य धाराओं से मिलकर गंगा का निर्माण होता है। कहां पे होता है, कैसे होता है, आइए देखते हैं। सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये उत्तराखंड की मैं बात कर लूं, पूरा का पूरा ये उत्तराखंड है मेरे दोस्त, उत्तराखंड स्टेट है। इसी उत्तराखंड स्टेट के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। गंगा नदी की एक धारा है भागीरथी। ये भागीरथी जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, और ये आगे की तरफ गणेश प्रयाग के रास्ते होते हुए देव प्रयाग पहुंच जाती है। मेन गंगा देव भागीरथी को ही बोला गया है मेरे दोस्त, इसको आप याद रखना। इस भागीरथी नदी में एक बाईं ओर से एक नदी आती है जिसका नाम है भीलांगना नदी, याद रखना भीलांगना। ये जो भीलांगना नदी है मेरे दोस्त, ये उत्तराखंड के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, पहले तो ये जान लीजिए। और ये उत्तराखंड में ये गणेश प्रयाग नामक स्थान पर आकर भागीरथी से मिल जाती है। जहां मिलती है उसी के संगम पर एक बांध बनाया गया है, टेहरी बांध। टेहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध। बातें क्लियर हो गई। इसकी ऊंचाई लगभग 261 मीटर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये नदी देवप्रयाग पहुंचती है। देवप्रयाग पहुंचती है तो बाएं तरफ से एक नदी आती है, बड़ी नदी है, जिसको हम बोलते हैं अलकनंदा। ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है देवप्रयाग पर आपकी भागीरथी से मिल रही है, इसको अलकनंदा कहते हैं। अलकनंदा नदी का उद्गम उत्तराखंड के केदारनाथ के पास शतोपथ हिमालय से होता है, याद रखना। इसके बाद ये निकलती है, निकलने के बाद आगे की तरफ जब बहती है
तो इसमें छोटी छोटी अन्य सहायक नदियां आके इसमें आके मिलती हैं। बाईं ओर से कुछ सहायक नदियां मिलती हैं, ध्यान देना। एक का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा बाईं ओर से निकल कर आती है और इससे उत्तराखंड में विष्णु प्रयाग पर अलकनंदा की जलधारा से मिल जाती है। मिलने के बाद ये नदी आगे की तरफ बहती है। आगे की तरफ बहने के बाद अलकनंदा नंद प्रयाग पर पहुंचती है और नंद प्रयाग पे पहुंचने के बाद बाईं ओर से एक नदी और बहती हुई आती है और नंद प्रयाग पे मिल जाती है। उस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जब मिलती है, मिलने के बाद अलकनंदा आगे की तरफ बहती है और कर्ण प्रयाग पे पहुंचती है। तो देखते हैं कर्ण प्रयाग पे बाईं ओर से एक नदी प्रवाहित होते हुए आ रही है जिसका नाम है पिंडार नदी। नेक्स्ट बात कर ले, नेक्स्ट आगे अब नदी अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ रही है। अलकनंदा आगे की तरफ जब बढ़ रही है तो देखा गया कि दाईं ओर से एक नदी बद्रीनाथ से इसका उद्गम होता है और इसका नाम है मंदाकिनी। और ये मंदाकिनी नदी उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा की जलधारा से मिल जाती है। इतनी नदियां मिलती हैं क्योंकि इतनी नदियां मिलने के बाद अलकनंदा नदी की जो बेसिन का जल है काफी ज्यादा हो जाता है। अब ये अलकनंदा आगे की तरफ प्रवाहित होती है और प्रवाहित होते हुए ये देवप्रयाग पर आकर भागीरथी से मिल जाती है। मिलने के बाद इसे आगे जब बढ़ती है एक धारा बनती है, इसी को हम बोलते हैं गंगा। और यही गंगा हरिद्वार पहुंचती है और हरिद्वार से होते हुए मैदानी क्षेत्रों में उतरती है। मैदानी इसके बाद यूपी में सर्वप्रथम बिजनौर में प्रवेश करती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिजनौर। और यूपी को क्रॉस करती है बलिया में। यूपी को कहां क्रॉस करती है? बलिया में, आप याद रखना। सबसे पहले प्रवेश करती है बिजनौर, लास्ट में इसको क्रॉस करती है बलिया में। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश के मैं बात कर लूं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से होकर बहती है दोस्त? 28 जिलों से होकर बहती है। मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझना, 28 जिलों से होकर बहती है। लेकिन इसमें यह महत्वपूर्ण है, बहुत सारे शहर इस नदी के किनारे बसे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा है तो उसका नाम है कानपुर, जो बाईं ओर स्थित है। गंगा नदी जो है गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित कानपुर शहर है। वहीं आगे आप देखिएगा गंगा नदी कानपुर जब पहुंचती है तो इलाहाबाद पहुंचती है। इलाहाबाद पहुंचने के बाद मैं बात कर लूं थोड़ा सा, ये गंगा नदी बिजनौर में अगर प्रवेश की, बिजनौर में प्रवेश करेगी। बिजनौर में प्रवेश करने के बाद ये कानपुर पहुंचती है। कानपुर पहुंचने के बाद ये इलाहाबाद पहुंचती है। इलाहाबाद पहुंचने के बाद ये नदी पहुंच जाती है वाराणसी, बनारस में से वाराणसी कहते हैं। बनारस दाईं ओर स्थित है। बनारस शहर गंगा के दाईं ओर स्थित है, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद ये गाजीपुर होते हुए, ये नदी गाजीपुर होते हुए बलिया के रास्ते होते हुए बिहार पहुंच जाती है और बिहार के बाद झारखंड में थोड़ा सा प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल के रास्ते होते हुए, दीदी की नगरी के रास्ते से होते हुए ये जो है बांग्लादेश पहुंच जाती है। बांग्लादेश में जब ये धारा पहुंचती है गंगा नदी, तो इसे पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश के लोग क्या बोलते हैं? पद्मा कहते हैं। लेकिन यही नदी पश्चिम बंगाल में जब पहुंचती है ना, आगे पश्चिम बंगाल में, बिहार के बाद जब पश्चिम बंगाल में पहुंचेगी तो यहां से एक धारा कट जाती है जिसका नाम है हुगली। आगे बताएंगे वे हुगली, और जो आगे की तरफ बह जाती है इसको बोलते हैं पद्मा। बातें क्लियर हो गई? तो जहां से हुगली कटती है धारा, उसी पे एक बैराज है जिसका नाम है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज बनाया गया है और फरक्का बैराज फरक्का क्षेत्र में बनाया गया है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे की मैं बात कर लूं थोड़ा सा, इसके आगे मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूं कुछ जो एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। एग्जामिनर पूछता है कि जो गंगा नदी की कुल लंबाई है मेरे दोस्त वो कितनी है? आप बोलेंगे 2525 किलोमीटर है कुल लंबाई। लेकिन अगर पूछ ले यूपी में इसकी कितनी लंबाई है तो आप बोलेंगे 1450 किलोमीटर है। कितनी है? 1450 किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात कर लें, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं।
इसके पोर्शन को थोड़ा सा मिटा के हम आप नोट करते रहेंगे सारे प्यारे स्टूडेंट। एकदम ध्यान पूर्वक से देखना और नोट करना, सारे पॉइंट को बताएंगे। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक होने वाला है। आगे की बात कर लें थोड़ा सा, तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे की। ये जो गंगा नदी है यूपी में 1450 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी की कुछ ऐसी नदियां हैं जो बाईं ओर से मिलती हैं, कुछ ऐसी नदियां हैं जो दाईं ओर से मिलती हैं। तो जो बाईं ओर से मिलती हैं नदियां, पहले इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर लें। एक का नाम है रामगंगा, एक का नाम है गोमती, एक का नाम है शारदा, एक का नाम है गंडक, एक का नाम है कोसी, एक का नाम है महानदी। ये बाईं ओर से मिल रही है। एक एक चर्चा कर लेते हैं। रामगंगा का उद्गम कहां से होता है, सहायक नदियां कहां से आ रही हैं और कहां मिल रही हैं, इन पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो हम रामगंगा की बात कर लें तो रामगंगा जो है उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से निकलती है। गढ़वाल क्षेत्र से निकलती है और ये सर्वप्रथम यूपी के बिजनौर में प्रवेश करती है मेरे दोस्त। बिजनौर में प्रवेश करती है। बिजनौर में प्रवेश करने के बाद ये बहती हुई आती है यूपी में, और यूपी में ही गंगा की मुख्य जलधारा से मिल जाती है कन्नौज में। कहां मिलती है, कन्नौज में मिल जाती है। मैनपुरी, इटावा, कन्नौज आसपास सब है, सारे पास हैं, इन पे ध्यान देना। कन्नौज में मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोमती। गोमती नदी का उद्गम जो होता है वो पीलीभीत के फुलहार झील से होता है। कहां से होता है, पीलीभीत के फुलहार झील से। बात कर लेते हैं, इस गोमती नदी का जो उद्गम है वो यूपी से होता है, लेकिन यूपी के किस जिले से, आप बोलेंगे पीलीभीत जिले, पीलीभीत जिला। और पीलीभीत जिले में किस झील से, एक झील है उसका नाम है फुलहार झील। फुलहार झील, इस फुलहार झील से होता है इस नदी का उद्गम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे की तरफ ये नदी बहते हुए आती है और ये कानपुर, लखनऊ के रास्ते होते हुए सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर के बाद ये पहुंच जाती है बनारस, और बनारस से गाजी, जहां से बनारस खत्म होता है गाजीपुर स्टार्ट होता है, वहीं पे एक कैथी नामक स्थान पर ये नदी जाके क्या होती है, कैथी नामक स्थान पर क्या होती है, मिल जाती है। बातें समझ में आई। यह मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो बाईं ओर से आके मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके मन में डाउट हमेशा रहता है कि घाघरा किसे कहते हैं, शारदा किसे कहते हैं, ये हमेशा डाउट बना रहता है। जबकि आपको जानना चाहिए घाघरा और शारदा बात एक ही है। ये दो धाराएं आपस में मिलती हैं। बाराबंकी के बहराम घाट पर मैं बात करने वाला हूं। एक नदी है जो है कर्णाली नदी, और ये कर्णाली नदी जो है ये निकलती है तिब्बत के कर्णाली क्षेत्र से। निकलने के बाद नेपाल के रास्ते आती है, और नेपाल के रास्ते आकर बाराबंकी के बहराम घाट पर पहुंचती है। कहां पे पहुंचती है, बहराम घाट। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। शारदा, कर्णाली के बारे में, कर्णाली के बारे में बात कर लेते हैं। ये निकलती है तिब्बत से, और तिब्बत के कर्णाली से, कहां से, कर्णाली से निकलती है, और कर्णाली से निकलकर नेपाल के रास्ते होते हुए ये यूपी में प्रवेश करती है। लेकिन यूपी में सर्वप्रथम पीलीभीत और लखीमपुर की सीमा पर प्रवेश करती है। पीलीभीत दोस्त प्लस लखीमपुर सीमा पर प्रवेश करती है। इसके बाद ये बाराबंकी में पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है, बाराबंकी। बाराबंकी में एक स्थान है बहराम घाट। इस बहराम घाट के पास पहुंचती है, और बहराम घाट के पास पहुंचने के बाद साइड से एक नदी आती है जिसको हम बोलते हैं शारदा। दाएं साइड से एक नदी आती है जिसको बोलते हैं शारदा। शारदा के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। शारदा नदी का उद्गम नेपाल के
हिमालय से होता है, ऊंचे शिखरों से होता है। और ये शारदा नदी जब उत्तराखंड में प्रवेश करती है, मैं बात कर लूं शारदा के बारे में, जब यही शारदा नदी नेपाल से निकलती है, ऊंचे शिखर से निकलती है। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। निकलने के बाद ये भारत के उत्तराखंड में प्रवेश करती है। जैसे उत्तराखंड की सीमा पर पहुंचती है, इसे काली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपाल प्लस यूके की सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली नदी कहते हैं। लेकिन जैसे ये नदी यूके में प्रवेश कर जाती है, उत्तराखंड राज्य में प्रवेश कर जाती है, टनकपुर में जैसे पहुंचती है, इसे शारदा बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? शारदा। बात समझिएगा। यही शारदा नदी मेरे दोस्त आगे की तरफ पीलीभीत के रास्ते होते हुए आती है बहराम घाट पर, और बहराम घाट पर आने कर्णाली की जलधारा से मिल जाती है। और मिलने के बाद जो एक संयुक्त धारा बनती है, उसे हम बोलते हैं घाघरा। बाराबंकी में यही घाघरा अयोध्या से होते हुए अयोध्या में जब पहुंचती है तट के किनारे, तो इसे सरयू बोला जाता है। और यही अयोध्या के रास्ते होते हुए, आजमगढ़ के रास्ते होते हुए आगे की तरफ बलिया पहुंचती है, और बलिया और छपरा के पास सीमा पर ये आपस में मिल जाती है। कहने का मतलब वही मिलती है जहां आप सुने हैं, एक भोजपुरी सिंगर ने गाना गाया है कि नून रोटी खाएंगे, छपरा लौट के न जाएंगे। बातें समझ में आ गई? वहीं पे मिलती है, छपरा पे, छपरा और बलिया की सीमा पे नदी मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गंडक की। तो गंडक नदी नेपाल के ऊंचे शिखर से निकलती है। और ये जो गंडक नदी नेपाल के ऊंचे शिखर से जब निकलती है, मेरी बात को सुनना, नेपाल के थोड़ा सा हम गंडक के बारे में चर्चा कर लेता हूं। गंडक नदी, गंडक रिवर, गंडक नदी का जो उद्गम है, अच्छे से नोट करते रहिए। उद्गम जो है ये नेपाल देश से है, और नेपाल में ऊंचे शिखर से है, ऊंचे शिखर से होता है। ऊंचे शिखर से होने के बाद ये नदी क्या करती है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य एवं बिहार की सीमा पर प्रवाहित होते हुए ये आके पटना के समीप आके, बिहार के पटना में आके गंगा की जलधारा से मिल जाती है। ये पटना में, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। अगर पूछेगा हुआ भारत की कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सीमा के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, तो आप बोलेंगे गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी गंडक को हम शालिग्राम या शालिग्रामी के नाम से जानते हैं। पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में इसे हम शालिग्रामी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में इसे शालिग्रामी या शालग्राम कहते हैं। लेकिन जब यही नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है मेरे दोस्त, तो उसे हम रूप नारायणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूप नारायणी। क्या बोलते हैं? मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, मैदानी क्षेत्र में। ये तो बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट नदी की मैं बात करूं, एक नदी है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम होता कहां से है? बाईं ओर से मिल रही है कोसी बाईं ओर से मिल रही है, गंगा की एक सहायक नदी है। तो इस पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा मिटा के। कोसी के बारे में चर्चा कर लें। कोसी नदी गंगा की क्या है? सहायक है। किस ओर से मिल रही है? तो आप बोलेंगे बाईं ओर से मिल रही है। बाया हुआ कि नहीं हुआ? गंगा है, गंगा के बाया इधर हुआ। उत्तर वाला भाग क्या है? नॉर्थ वाला बाया। तो बाईं ओर से मिल रही है। नेक्स्ट बात करें, ये निकलती कहां से? इसका उद्गम स्थान कहां पे है? उद्गम स्थान, तो आप बोलेंगे ये उद्गम स्थान नेपाल जहां खत्म होता है, तिब्बत जहां से स्टार्ट होता है, उसे बोलते हैं गोसाई थान। गोसाई थान से होता है, गोसाई थान से होता है इसका
उद्गम होता है और यह नदी निकलकर आगे की तरफ बहती है और बिहार में जाकर यह नदी गंगा की जलधारा से भागलपुर में कहां पे मिलती है? बिहार में भागलपुर एक जिला है, उस भागलपुर जिले में जाके मिलती है। आप याद रखना, भागलपुर जिला, भागलपुर जिला भोजपुरियों का क्षेत्र है ये बिहार पूरा, ठीक है, अश्लीलताओं का क्षेत्र है आप कह सकते हैं एक प्रकार से। तो जो कुछ बचा रहता है सब उजाड़ पुजाड़ के रख देते हैं। बड़ा खचरा लोग का है ये क्षेत्र, बड़ा खचरा ही करता है। बात समझ में आ गया ना? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट बात करते हैं। गंगा की सबसे बाईं ओर से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी की मैं बात करूं तो महानदी है, लेकिन महानदी पढ़ने से पहले थोड़ा इस पे चर्चा हम और कर लेते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं आप सुनिएगा। जब कोसी नदी ऊपर से निकलती है, यहाँ पे बिहार है मेरे दोस्त, बिहार एक मैदानी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है। जब ये ऊंचाई से निकलती है तो मैदानी क्षेत्र में आती है। मेरी बात को समझना, जब ऊंचाई से आएगी ये नदी तो उसका प्रवाह बहुत तेज होता है। जब ऊंचाई से आएगी प्रवाह तेज होगा तो अपने साथ मिट्टी बलुआ कंकड़ लेकर पक्का आएगी। ये श्योर है, लाएगी कि नहीं लाएगी? लाएगी। जब लाएगी, जब मैदानी क्षेत्र में ये नदी पहुंचेगी तो उसका वेग भी क्या हो जाएगा? नदी का धीमा हो जाएगा। ऊंचाई क्षेत्र से कोई चीज निकल रही है तो वेग ज्यादा तेज होगा। मैदानी क्षेत्र में जाएगी, प्रवेश करेगी तो प्रवाह, नदी का प्रवाह का पानी क्या हो जाएगा? जल धीमा हो जाएगा। जब धीमा हो जाएगा तो ये क्या करेगी? मैदानी क्षेत्र में बलुआ कंकड़ पत्थर को क्या करना चालू कर देगी? अपने जो बहाकर मलबे को लाया ये जमा करना चालू कर देगी बिहार में। जब जमा करती है तो ये अपने रास्ते पे जमा करती है तो इसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ये नदी अपने रास्ते को इधर मोड़ देती है तुरंत। अब पुनः कंटिन्यू पानी आ रहा है, इसमें भी मलबा क्या हो गया? अपने रास्ते को ब्लॉक कर दी नदी। अब नदी इधर से प्रवाहित हो जाएगी। जब इधर से प्रवाहित होगी ये भी ब्लॉक कर देगी, मिट्टी से स्टोर कर देगी। इसके बाद नदी इधर प्रवाहित होना चालू हो जाएगी। ऐसे इधर प्रवाहित होना चालू हो जाएगी, इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। रास्ते को अपने ब्लॉक करती है ये नदी। अवसादों से, मलबे से अपने रास्ते को क्या करती है? बांट देती है। और जिसके कारण कोसी नदी अपने रास्ते को क्या कर देती है? अपने रास्ते को चेंज कर देती है, डायवर्ट कर देती है, मोड़ देती है दूसरी दिशा में। ये हमेशा ये प्रक्रिया करती रहती है। इसीलिए इसे आप देखते हैं रातों रात 24 घंटे के अंदर बिहार के लोगों के घर के चारपाई के नीचे से पानी बहने लगता है। जब ये सुबह उठकर देखते हैं बिहार के लोग तो कहते हैं कि ये चारपाई के नीचे से पानी कहाँ आ गया रे? कहाँ आ गया पानी? तो देखते हैं कोनो अड़का तो नहीं दिया बाल्टी से, तो बाल्टी से नहीं अड़काया है। ये क्या कोसी नदी का क्या है? बाढ़ है, बाढ़ का पानी है। एकदम गुस्सा गई, घुसिया जाएगी तो तहलका मचा देती है। इसीलिए इस नदी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। आगे बातें चले, आगे समझ में आ गया? नेक्स्ट थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं महानदी के बारे में। महानदी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। महानदी यह गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी है। पहला पॉइंट, गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी है। इस नदी का उद्गम जो होता है वो दार्जिलिंग क्षेत्र से होता है। वो दीदी की नगरी खेला होई कहाँ हुई? पश्चिम बंगाल में हुई है। तो ये जहां खेला होई वाला मामला है वहीं पे एक क्षेत्र है सिक्किम के पास से लगता है दार्जिलिंग क्षेत्र। कौन सा? उद्गम की मैं बात कर लूं, उद्गम जो होता है वो दार्जिलिंग क्षेत्र से होता है। दार्जिलिंग, गलती हो गई थोड़ा सा, दार्जिलिंग से होता है। ये पश्चिम बंगाल में है। कहां पे है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट बात करें थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में। यहां से निकलने के बाद ये नदी बिहार और जो है
पश्चिम बंगाल के बीच बॉर्डर जो है वो प्राकृतिक सीमा को निर्धारित करते हुए, ये प्राकृतिक बिहार इधर है, इधर पश्चिम बंगाल है, इसी के बडरवा पे ये नदी बहती है, धगधगा के बहती है, जब तो बहती हुई आती है और गंगा की जलधारा से सीमा पे ही मिल जाती है, सीमा पे ही मिल जाती है। कहने का मतलब बिहार और पश्चिम बंगाल को अलग करने वाली, प्राकृतिक सीमा के रूप में अलग करने वाली कौन सी है, तो आप बोलेंगे महानदी, जो प्राकृतिक रूप से इसे क्या करती है, सीमा का बंटवारा करती है। नेक्स्ट थोड़ा सा बात कर लें, और इसकी सबसे पूर्वी नदी तीस्ता हुआ करती थी, लेकिन तीस्ता अब इस समय ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 1787 में एक भयानक बाढ़ आ गया था तीस्ता नदी में। किस नदी में? तीस्ता। तीस्ता की थोड़ा सा हम बात कर लूं, तीस्ता नदी इसी की सहायक नदी किसी समय में हुआ करती थी। तीस्ता नदी जैसे तुम लोगों का कोनो इस उम्र में कोनो अब आज हमारा है वो कल किसी और की हो जाएगी, तो ऐसे तीस्ता में किसी समय गंगा की हुआ करती थी और उसको घुसिया गई और दूसरे को हो गई है। जैसे आपका दूसरे का हो जाता, कोनो ज्यादा लालच दे देता है, ऐसे ये भी दूसरे के हो गई। बात समझ में आ गया। लेकिन तीस्ता की बात लगभग 1787 ईस्वी के करीब इस नदी में भयानक बाढ़ आ गया। क्या आ गया? भयानक बाढ़। भयानक बाढ़ आने के कारण ये तीस्ता नदी ने अपने रास्ते को डाइवर्ट कर दिया, और जब डाइवर्ट कर दिया तो जाकर कहीं जाकर अगर मिली, कोनो उसको पसंद आया, तो वो गंगा उसको नहीं पसंद आ रही थी, छोड़ना चाह रही थी वो, तो वो ब्रह्मपुत्र में बहुत अच्छा लगा उसे, तो ब्रह्मपुत्र में जाके ये मिल गई। बातें समझ में आ गया। अब ये तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। नेक्स्ट थोड़ा सा हम बात कर लें आगे, कुछ की पॉइंट है काफी महत्वपूर्ण है जो एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। बात कर लेते हैं, गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा घोषित किया गया है। पहला बात कर लें, गंगा नदी को, गंगा रिवर को राष्ट्रीय दर्जा 2008 में दिया गया। नेक्स्ट बात कर लें यहीं पे उत्तराखंड एक हाई कोर्ट है, उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने गंगा नदी को जीवित प्राणी के रूप में घोषित किया। कहा कि ये सभी की जान बचाने वाली नदी है जो हमारे मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, काफी किसानों का भला करती है, काफी लंबे क्षेत्र तक सिंचाई का प्रयोग उससे यूज किए कर रहे हैं हमारे किसान लोग। तो इसे हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के, कौन खंड? उत्तराखंड। कब दिया? उत्तराखंड के 2008 में। 2008 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इसे जीवित प्राणी का दर्जा दिया। जीवित एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये नोट कर लो, जीवित प्राणी का दर्जा दिया, प्राणी का दर्जा दिया मेरे मित्र। नेक्स्ट थोड़ा सा बात कर लें, डॉल्फिन संरक्षण को लेकर इसे, गंगा में जो डॉल्फिन को बचाने को लेकर इसे डॉल्फिन संरक्षण की मैं बात करूं कि डॉल्फिन को कैसे बचाया जाए, उसके लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया, और वो जो लाया गया वो 2009 में लाया गया। डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो है गंगा नदी में, डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो है कब लाया गया, मैं बात कर लूं, गंगा नदी में डॉल्फिन प्रोजेक्ट जो लाया गया वो 2009 में लाया गया। कि इन डॉल्फिनों को, गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उन्हें हम कैसे बचाएं, तो ये कब लाया गया? 2009 में लाया गया। तो लेकिन मैं बात कर लूं थोड़ा सा कि मैंने बाईं ओर से गंगा की मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन दाईं ओर से मिलने वाली भी इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, जो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं गंगा की। आज के लिए सभी को थैंक यू, थैंक्स लॉट, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जबरदस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स लॉट।